Hello, listeners. A warm welcome to yet another webinar from National Association for the Blind, Delhi. This time, we are coming with a very interesting topic, which is not only interesting but becomes is an essential topic for all of us. Today, before introducing my guests, let me introduce you to the topic. We have a topic on RBI Ombudsman Scheme, the Integrated Ombudsman Scheme of Reserve Bank of India, which got released very recently in 2021. And we have two experts with us to talk about it. And we welcome both of them to this webinar. So we have Meenakshi Madam from Reserve Bank of India. She takes care of the CMS complaints at Delhi office at Reserve Bank, and she is into spreading awareness about conducting awareness programs about the Reserve Bank Ombudsman Scheme. And I also have with me Mr. Amit Pahuja, who is a seasoned banker and works with State Bank of India in Delhi. And yes, to talk about myself, I'm Rahul Gambhir, Joint Secretary, National Association for Blind. I am also a bank employee and works with Union Bank of India in Department of Information Technology. So without taking much of time, I request Meenakshi ma'am to take this forward and share her thoughts about the RBI Reserve Bank's integrated ombudsman scheme. थैंक यू राहुल जी। सबसे पहले तो मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से न्यू दिल्ली ऑफिस की तरफ से हमारे बैंकिंग ओम्बड्समैन श्री मूल चंदानी जी और हमारे डिप्टी बैंकिंग ओम्बड्समैन श्री ब्रिजलाल जी की तरफ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बीइंग अ रेगुलेटर, आरबीआई regulates different entities, तो हम लोग ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स अदरवाइज भी कंडक्ट करते रहते हैं, बट टुडेज अवेयरनेस प्रोग्राम इज अ बिट स्पेशल बिकॉज इट इज डिजाइन फॉर लिटिल स्पेशल पीपल लाइक यू। पहले मैं आपको इस स्कीम के बारे में बताना चाहूंगी। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम क्या है, ये स्कीम क्यों लाई गई, इसको आप कैसे अप्रोच कर सकते हैं, इसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं, कैसे आप कंप्लेंट कर सकते हैं, कौन सी कंप्लेंट आपकी मेंटेनेबल है। मेंटेनेबल का मतलब है जिसका कि यू कैन गेट द रेजोल्यूशन। देर आर फ्यू कंप्लेंट्स विच आर नॉन मेंटेनेबल बिकॉज ऑफ सम रीजन, दैट ऑल्सो आई विल शेयर विद यू। तो उन कंप्लेंट्स को हम लोग सीधा ही बंद कर देते हैं बिकॉज वी जस्ट कैनॉट, वी हैव नो रेजोल्यूशन फॉर देम, we just cannot offer you any resolution for them, so they are non maintainable, but we will deal mostly with the maintainable complaints, so that also I will share with you. And second part of this presentation of this awareness program is will deal with the do's and don'ts, that what you should do and what you should take care of while making online transactions, while doing all these digital transactions. So to begin with, let's start with the scheme. First, let's know more about the scheme, which you must be knowing something about these schemes because 2021 में ये स्कीम लॉन्च हुई है। मोदी जी ने ये लॉन्च करी थी नवंबर में, और तब से अब तक हमारा जो सफर है, चाहे बहुत लंबा नहीं है लेकिन बड़ा सक्सेसफुल सफर रहा है। सक्सेसफुल यूं रहा है क्योंकि अब वन नेशन वन स्कीम वन अप्रोच ये हम फॉलो कर रहे हैं। पहले क्या होता था कि हमारे पास तीन स्कीम्स थी। इससे पहले हमारे पास तीन स्कीम्स थी। पहली एक थी बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 2006। उसमें कुछ हमारे वो थे, कुछ क्राइटेरिया थे जिन पे कि हम काम करते थे, और बहुत लंबी लिस्ट थी जिसमें कि हम नॉन मेंटेनेबल, हम काफी सारी चीजें हमें देखनी पड़ती थी। एक और स्कीम थी हमारी एनबीएफसी के लिए, नॉन बैंकिंग बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, वो उनको साथ उनकी प्रॉब्लम्स को डील करती थी। एक तीसरी स्कीम हमने चलाई थी डिजिटल ट्रांजेक्शन्स के लेके, क्योंकि डिजिटल ट्रांजेक्शन्स का हमारा वॉल्यूम बहुत बढ़ता जा रहा था, तो हमने एक उसके लिए भी स्कीम चलाई थी। तो देयर वर थ्री डिफरेंट स्कीम्स। लोगों को डिफरेंट ईमेल आईडीज, डिफरेंट पोर्टल पे जाना, डिफरेंट नाम याद रखना, प्लस ये जो हमारी बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 2006 थी, इसमें टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का भी प्रावधान था, बिकॉज you could complain
अंडर अ बैंकिंग ओम्बड्समैन जो कि उनकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में है, you had no facility to complain. जैसे suppose if you are staying in Bihar and you want to lodge a complaint, and suppose you have an account in Delhi, तो आपको दिल्ली पोर्टल से आपको कंप्लेंट करना पड़ता था. यू कुड नॉट लॉज इट फ्रॉम बिहार. नाउ यू हैव द फैसिलिटी. यू कैन लॉज योर कंप्लेंट फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम इन इंडिया. एनीवेयर एनी टाइम, आई रिपीट, कहीं से भी कभी भी. 24/7 रिजर्व बैंक आपकी सर्विसेज में यहाँ पे कार्यरत है इस स्कीम के जरिए. यू कैन कनेक्ट टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एनी टाइम फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द कंट्री. कहीं से भी आप इस स्कीम में अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं. तो आपकी एक क्वेश्चन था कि हम ये स्कीम है क्या, डिफरेंट कैसे है. डिफरेंट इस तरह से है कि कन्वीनियंस बहुत है इसमें. इसमें सिर्फ एक ईमेल आईडी आपको पता होना चाहिए और आप कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं. एक नंबर है जिसपे आप क्वेरीज अपनी रिजॉल्व करा सकते हैं. एक नंबर हम आपको देंगे जिसमें कि अगर आपको कोई आपका फ्रॉड हो जाता है तो इमीडिएटली आप उस नंबर को अप्रोच करिए. ये सारी चीजें मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी. So, Meenakshi, I just wanted to check, are you showing the presentation on the screen? Do या you? आई एम शोइंग द प्रेजेंटेशन. तो इसमें है कि आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए. ये हमारा लोगो है, अब लेटेस्ट लोगो है. सबसे पहले तो आपको जानकार बनना है. जानकार बनना है आपको और विजिलेंट रहना है. यू हैव टू बी विजिलेंट कि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो. सबसे पहली बात हमारी आती है कि हु कैन लॉज अ कंप्लेंट. कंप्लेंट कर कौन सकता है? एनी वन, एनी कस्टमर हु इज एग्रीव्ड बाय एन एक्ट और ओमिशन ऑफ अ रेगुलेटेड एंटिटी. रेगुलेटेड एंटिटी आपके लिए बैंक्स रहेंगे, एनबीएफसी रहेगी, सिविल, ये जो आपकी एजेंसीज हैं, ये वाली सारी एजेंसीज. किसी से भी आपको प्रॉब्लम है, आप यहाँ पर कंप्लेंट कर सकते हैं. अगर आपको लग रहा है कि उनकी सर्विस में डेफिशिएंसी है, कि आपके जो राइट्स हैं एज अ कस्टमर आपको नहीं मिल रहे हैं, या उन्होंने आपकी प्रॉब्लम नहीं सुनी, आपको रेजोल्यूशन नहीं दिया, तो यू कैन डेफिनेटली कम टू cms.rbi.org.in. ये हमारा ईमेल आईडी है. इसमें आप अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं. सीएमएस पोर्टल पे जाके स्टेप बाय स्टेप आपसे कुछ कुछ डॉक्यूमेंट, कुछ कुछ वो डिटेल्स मांगते रहेंगे. यू प्रोवाइड दोज डिटेल्स एंड योर कंप्लेंट विल बी लॉन्च्ड एंड यू विल गेट अ कंप्लेंट नंबर. तो Right. इसमें आपके पास, आप खुद से भी कर सकते हैं कंप्लेंट. और अगर आप खुद से नहीं है सक्षम करने के, देन यू कैन डेफिनेटली लॉन्च योर कंप्लेंट थ्रू एन ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव. Suppose someone is illiterate or he is not comfortable complaining digitally, access नहीं आता, so he may choose any of his representative like his children or anyone except advocate. Advocate should not be there. You cannot file your complaint through an advocate. Rest आप किसी से भी अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं. So, मैम, what you are saying is कि मैं अपने बिहाफ पे किसी को भी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कंप्लेंट रेज करने के लिए, अगर बिल्कुल. टेक्नोलॉजिकली मैं एम्पावर्ड नहीं हूँ. जो हाँ कि जी. आपने एक एड्रेस बताया, वेब यूआरएल बताया, वहां हम्म. पर जाकर अगर मैं खुद कंप्लेंट नहीं कर सकता तो आई कैन रिक्वेस्ट समवन ऑन माय बिहाफ यस. to raise a complaint, but the exception is that person should not be an advocate. यस. Great. नहीं, अगर कोई एडवोकेट है, इफ अ पर्सन बाय प्रोफेशन ही इज एन एडवोकेट एंड ही हैज सम कंप्लेंट अगेंस्ट एनी बैंक और एनी regulated entity, then of course he can raise his complaint. But the Okay, representative, if you are not able to raise your complaint and you want a representative, then that representative should not be an advocate. got it. That's Okay. okay. Right. Now, who you can, anyone can approach, that I have told you. Now when can you approach? When you should approach Reserve Bank of India banking ombudsman? When should you approach? Firstly, if you lodge a complaint with a bank, that should be written. You should get a confirmation from the bank that you have already complained. आपको एक acknowledgement मिलना चाहिए बैंक से. रिटर्न में आप कंप्लेंट करिए, वर्बली नहीं. बिकॉज लोग जनरली जाते हैं वर्बली कंप्लेंट कर देते हैं, देर इज नो रिकॉर्ड, नो प्रूफ. And when we ask them to provide a proof that you have already approached your bank for this complaint, they have no proof. और बैंक साफ मुकर जाते हैं कि हमें तो कोई शिकायत ही नहीं आई, हमें तो कोई कंप्लेंट ही नहीं की गई है. So there should be a written document, there should be a proof that you have already approached your bank either through mail or through letter, जैसे भी. तो एक एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए कि
आपने बैंक को अप्रोच किया है और बैंक ने आपको जवाब दिया या नहीं दिया, वट एवर, आपने बैंक के रिप्लाई का 30 दिन तक वेट करना है। 30 डेज में इफ बैंक हैज रिप्लाइड टू यू and you are not satisfied with the resolution provided by the bank, you should approach to CMS. Then you please approach to CMS. Don't wait for more than 30 days. Right. Second thing is, now if before 30 days, let's say within 5, 10, 15 days, bank has replied to you, but you are not satisfied with the resolution, you can approach before 30 days also. 30 days is Okay. the maximum limit you have to give to the bank to resolve your complaint. That is the maximum time. Even before that, if your complaint is not resolved, you get some reply from the bank and you are not satisfied कि ये मतलब you feel that बैंक ने आपको चीट किया है, ऐसे ही कुछ भी बोल दिया है, कोई जवाब ठीक से नहीं दिया है, एंड यू आर नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल, तो आप 30 दिन से पहले भी रिजर्व बैंक अप्रोच कर सकते हैं, सीएमएस अप्रोच कर सकते हैं, राइट? Right, ma'am. Correct. आई थिंक आई एम क्लियर Yes, yes, Absolutely. yes. So, over में. here, Amit, would you like to ask something? Yes. So what I would like to ask is, you're saying that maximum 30 days you need to give it to the bank. For Hmm. example, if the bank comes up with the resolution within 29th or at the 30th day, Hmm. so can we complain after like 35 days or something? Yeah, Or we, sure, why not? Yes. मैक्सिमम टाइम हमारा अभी एक आएगा, नॉन मेंटेनेबल में एक क्लॉज है टाइम बार्ड, उसमें हम 13 मंथ्स का टाइम देते हैं आपको. okay, लाइक sometimes what happens is that your communication goes on with the bank. You correct, have a problem, say some regarding some credit card or something, right? Now you are communicating with the bank continuously. He's trying to resolve your complaint. He's giving you some or the other resolution. You are not satisfied. Again, you approach bank. Again, he is giving. इसमें like suppose sometimes कभी कोई property documents नहीं मिले, हमारा loan close हो गया, documents नहीं मिले, something or some, तो उसमें एक महीना, एक साल और एक महीना मीन्स 13 मंथ्स, 13 मंथ्स के टाइम लिमिट में अगर आप रिजर्व बैंक आते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम. उसके बाद हमें फिर देखना पड़ता है कि हम आपकी कंप्लेंट टाइम बार तो नहीं हो गई है कहीं. तो प्लीज okay. डोंट वेट सो लॉन्ग, डोंट वेट सो लॉन्ग. आप 30 डेज वेट कीजिए. अगर आपको रेजोल्यूशन नहीं मिल रहा है और यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद व्हाट बैंक हैज प्रोवाइडेड यू, यू प्लीज कम टू रिजर्व बैंक. So, यू one प्लीज. Right, thing you mentioned that is the acknowledgement, right? Now, acknowledgement, अगर मैं आपको एक सिनेरियो बताऊं जो कि हम हम्म. मतलब विजुअली इम्पेयर्ड लोगों की तरफ से ज्यादातर कंप्लेंट सुनते हैं कि डिनायल ऑफ बैंकिंग सर्विसेज के केसेस होते हैं कि अकाउंट ओपन कर दिया लेकिन डेबिट कार्ड इशू नहीं किया. ना इन दैट हम्म. केस अगर हम ब्रांच हेड को कहते हैं या ब्रांच स्टाफ को कहते हैं कि आप रिटर्न में दे दीजिए कि यू विल नॉट इशू द डेबिट कार्ड, हम्म. no one will give in writing because they are also not very clear with the guidelines. Now in इसमें that ना case as an कई बारी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती हैं कि आपका ये जो टेक्निकल इश्यूज हैं, ये डेबिट कार्ड इशू करना, सेमीकंडक्टर्स के पीछे प्रॉब्लम शॉर्टेज चल रही थी काफी, तो इस तरह की इस तरह की ma'am, कंप्लेंट हमारे पास. हाँ. what I'm pointing at is sorry to distract you on नो this. इशू. हाँ, हाँ. What I'm pointing at is कि say there is one person who goes to get the debit card and he is not putting signature, he is putting thumb impression. RBI guidelines very clearly says that debit card to the visually impaired on thumb impression needs to be provided. या. Now what happens, जो ये बैंक employees होते हैं, due to lack of awareness at times, I'm myself a banker, I understand their position also. हम्म. It may happen due to lack of awareness that they are not aware about the guidelines. हम्म. And if someone goes कि मेरे को डेबिट कार्ड चाहिए, they'll हम्म. say कि नहीं नहीं आपको हम डेबिट कार्ड नहीं दे सकते. अब नहीं, उस दे कैन केस नॉट में से होगा दैट. क्या कि हम्म. ब्रांच को अगर स्टाफ को कहेंगे कि यू गिव इन राइटिंग, नो वन विल गिव इन राइटिंग. Now, as an aggrieved person, now my question is, as an हम्म. aggrieved person, if I write an email to the bank, see, हम्म. I have applied for the debit card, I have been denied with debit card. Bank does not acknowledge my email. Can I just wait for 30 days and then put a complaint on basis of that email? No, Can sure, sure, yes, if that sure. email will be taken as an acknowledgement, right? बिल्कुल, Written acknowledgement. डेफिनेटली. बिल्कुल, बिल्कुल. मतलब वी जस्ट वांट अ प्रूफ दैट यू हैव अप्रोच टू योर बैंक. Bank. रिटर्न प्रूफ हमें चाहिए, चाहे वो लेटर हो चाहे वो ईमेल इज द बेस्ट. ईमेल आपने किया तो यू हैव मेड द बैंक अवेयर दैट यू आर हैविंग दिस प्रॉब्लम एंड बैंक इज नॉट गिविंग एनी रेजोल्यूशन.
तो आप डेफिनेटली 30 डेज के बाद आरबीआई आ सकते हैं, सीएमएस अप्रोच कर सकते हैं, यस डेफिनेटली। So very important clarity you have given to our viewers on this, that in case there is a denial of any banking service, don't हम्म। wait, just drop an email. ईमेल किसको लिखना है मैम, ब्रांच को या? ब्रांच को ना, अपने बैंक को लिखिए ना आप ईमेल, ओके, उनके अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से आप बैंक को ईमेल करिए। यू मस्ट बी ऑलराइट, हैविंग सम रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, उससे आप बैंक को ईमेल करिए। और बैंक अगर आपको कोई जवाब नहीं दे रहा है या मतलब कुछ कह ही नहीं रहा, चुप है, ही साइलेंट, ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग एट ऑल, यू कम टू आरबीआई विद दिस कंप्लेंट कि ये देखो, ये मैंने बैंक को कहा था एंड बैंक हैज नॉट रिस्पॉन्डेड, ही हैज नॉट इवन ट्राइड टू रिस्पॉन्ड और गिव एनी रेजोल्यूशन। तो हम उसमें फिर वी विल टेक अप, वी विल ग्रेट, डेफिनेटली टेक, थैंक Great. यू, थैंक यू, राइट। यस, लेट्स मूव फर्दर। या। Yes. Now our website, how to lodge the complaint, how to file a complaint। अभी मैंने आपको बताया कि आपको कब करनी है कंप्लेंट, हु कैन कंप्लेंट, when to complaint, now how to complaint, procedure, how to complaint, this is the technical part। Now we have our website https semicolon double slash cms.rbi.org.in। इस पे या आप cms.rbi.org डालेंगे तब भी वो गूगल पे सीधा आपको पोर्टल पे ले जाएगा सीएमएस के। एंड स्टेप बाय स्टेप उसमें पहले नाम डालेंगे अपना, फोन नंबर, ईमेल आईडी, दीज आर द सम पॉइंट्स विच यू हैव टू फिल। और उसके बाद धीरे धीरे यू विल रीच टू द प्लेस वेयर यू हैव टू लॉज योर कंप्लेंट, राइट। करेक्ट, You will this is the portal now, how can you can read, I think, है ना? I think you have the technology to read it. यस, हाँ, so there is file a complaint, track your complaint, file an appeal, feedback. These are the four captions available here. So ओके, file a complaint. If you go to file a complaint, this will look like this. There are certain steps actually. They will ask for your name, for your email ID, for your phone, everything. And there will be when you feed your phone number, you will get a code on your phone that you have to provide. ऑलराइट। The name of the complainant, complainant's mobile number, registered email ID where you would like to communicate in future. So these are The the name of fields the which one has to fill in huh, for for registering a complaint with the RBI CMS system. huh. What did you say? So I said that you have just told us the fields जो कि एक the complainant को fill up करनी है by going हाँ to हाँ, this website, यस, right? ठीक है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि अगर आप पोर्टल पे डायरेक्टली कंप्लेंट फाइल करते हैं ना, तो देयर आर मेनी बेनिफिट्स। व्हाट आर द Mhm. बेनिफिट्स? एक तो आपकी Mm-hmm. कंप्लेंट इमीडिएटली रजिस्टर हो जाएगी। देयर इज नो पीरियड जिसमें कि अभी इसको लॉ रजिस्टर करना है, नहीं, वो इमीडिएटली रजिस्टर होगी। आपको एक कंप्लेंट नंबर मिलेगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा, एक्नॉलेजमेंट मेल आएगा आपको विद द Mhm. कंप्लेंट नंबर की दिस इज योर कंप्लेंट नंबर। सो दैट इन फ्यूचर इफ यू वांट टू ट्रैक कि आपकी कंप्लेंट कहाँ पहुंची है, क्या हुआ है, यू कैन ट्रैक विद दैट नंबर, विद दैट कंप्लेंट नंबर यू कैन ट्रैक, Right. ठीक है। एंड इफ यू दिस पोर्टल इट डिमांड्स सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्लेनेंट, सो इफ यू प्रोवाइड दोज मिनिमम information, your very less likely is that your complaint will be rejected. It will not be rejected because कई बारी क्या होता है कि पर्सनल लेटर लिखते हैं लोग, तो उसमें कई फील्ड्स छोड़ देते हैं, देते नहीं है। जैसे कोई अपना अकाउंट नंबर ही नहीं दिया। अब बैंक के साथ आपका रिलेशनशिप तो अकाउंट नंबर से ही है। हाउ विल बैंक Correct. ट्रैक कि आप कौन है, क्या है? बैंक को तो पता चलेगा तभी जब आप अकाउंट नंबर देंगे। तो इसमें एवरीथिंग इज डिमांडेड स्टेप बाय स्टेप। तो Mhm. यू कीप ऑन प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन, और उसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन आने के बाद बहुत कम चांस कोई रह जाएगा कि आपकी कंप्लेंट इस पर्पज से रिजेक्ट होगी कि इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं। वंस कंप्लीट इंफॉर्मेशन इज रेंडर्ड तो आपकी कंप्लेंट रिजॉल्व होएगी डेफिनेटली। दूसरा जो प्रोसीजर है वो ऑफलाइन है डेफिनेटली उन लोगों के लिए जो कि नहीं, जिनके पास एक्सेस है या कंफर्टेबल नहीं फील करते, दे कैन ऑलवेज राइट अ लेटर, मतलब with their signatures, signature of complainant or someone, so their representative, authorized representative,
और वो लेटर आपने लिखना है सीआरपीसी चंडीगढ़ ऑफिस को, ओके। या आप किसी भी आरबीआई रीजनल ऑफिस एट सीआरपीसी 4th फ्लोर आरबीआई सेक्टर 17 सेंट्रल विस्टा चंडीगढ़ में आप वो लेटर भेज दीजिए। अदरवाइज भी आप किसी भी आरबीआई में भेजेंगे ना, तो हम वो लेटर को स्कैन करके फिर सीआरपीसी भेजेंगे, फिर सीआरपीसी से वो प्रोसेस होगा। सीआरपीसी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है हमारी, चंडीगढ़ में सेट हुई है। तो ओके। उसमें क्या है कि जहां से भी ऑल ओवर इंडिया जो भी कंप्लेंट्स हैं वो चंडीगढ़ ऑफिस से रूट होके सब को बराबर मिलेंगी। जितने भी बीओज है, 22 ऑफिसेज अभी काम कर रहे हैं हमारे, जहाँ पे कि बैंकिंग ओम्बड्समैन है, तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। मतलब राइट। everyone will get same share of complaints, so why we have made this CRPC। Okay. तो ऑफलाइन अगर आपने कंप्लेंट करनी है तो फिजिकल फॉर्म में आप लेटर लिख के साइन करके सीआरपीसी में भेज दीजिए। ठीक है। गॉट इट। अब है नेक्स्ट है मिनिमम डिटेल्स जो आपने भरने हैं। उसमें है नेम अपना पूरा देना है, कंप्लीट एड्रेस देना है अपना, फिर आपने बैंक का नाम, उसकी ब्रांच देनी है जो भी, या रेगुलेटेड एंटिटी एनबीएफसी है या जो भी है, ठीक है। उसका पूरा एड्रेस देना है, उसका नाम देना है। फिर आपने अपनी कंप्लेंट के पूरे फैक्ट्स बताने हैं कि ये सब मेरी कंप्लेंट है। जैसे डेबिट कार्ड अभी आप बता रहे थे नहीं मिला, किसी को क्रेडिट कार्ड नहीं मिला, लोन नहीं, मतलब कोई चार्जेस एक्स्ट्रा लग गए या वट एवर, जो भी आपकी शिकायत है वो आपने बतानी है, कंप्लीट फैक्ट्स ऑफ द कंप्लेंट। उसमें आप फिर आपने ये भी बताना है कि आपका लॉस क्या हुआ है, नेचर एंड एक्सटेंड ऑफ लॉस, कि आप कितना आपको लॉस हो गया, क्या मतलब आप चाह क्या रहे हैं, रिलीफ क्या चाह रहे हैं वो भी बताइए आप। व्हाट एग्जैक्टली रिलीफ, व्हाट रिलीफ यू वांट फ्रॉम रिजर्व बैंक। तो ये सारी चीजें आपने पूरी देनी है इसमें। अपना नाम, एड्रेस, ईमेल, अच्छा अपना फोन नंबर जरूर दीजिएगा। यहाँ पे मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये करूंगी कि अपना फोन नंबर जरूर दीजिए। उसका रीजन ये है कि कई बारी कंप्लेंट जो आप लिखते हैं ना, कई लोग लिखते हैं जैसे वो, उसमें क्लैरिटी नहीं हो पाती कि कंप्लेंट एक्चुअली क्या है। दे जस्ट कॉपी पेस्ट सम कॉन्वर्सेशन विद द बैंक और समथिंग लाइक। तो कंप्लेंट इटसेल्फ डजंट बिकम वेरी क्लियर कि क्या आप लोग रेजोल्यूशन क्या चाह रहे हैं। So sometimes we have to call to the complainant, और otherwise if we are providing any resolution या कोई query है तो हम कांटेक्ट करते हैं आपको। और कांटेक्ट करने के लिए हमें चाहिए आपका फोन नंबर, उससे Right. इमीडिएटली कांटेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज वी राइट एन ईमेल और वेट फॉर योर रिप्लाई। समटाइम्स दैट आल्सो वी डू, कि जैसे बैंक का कोई रिप्लाई है, वी सेंड इट टू द कंप्लेनेंट एंड वी वेट फॉर हिज कमेंट्स ओवर बैंक्स रिप्लाई। वो भी एक जरिया है हमारा कम्युनिकेट करने का आपसे, बट बेटर पार्ट इज टेलीफोन। टेलीफोनिकली भी कनेक्ट इमीडिएटली, और कॉन्वर्सेशन से हम लोग जो भी हमें क्वेरी होती है या कुछ भी हमें पूछना होता है तो वी कैन ऑलवेज आस्क। सो डोंट हेजिटेट टू शेयर योर फोन नंबर विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इट इज डेफिनेटली सिक्योर्ड, उसमें कोई मिसयूज उसका नहीं होगा। जी। Right. नेक्स्ट हमारा है नॉन मेंटेनेबल कंप्लेंट्स। अब कुछ कंप्लेंट्स ऐसी हैं जो कि हमारे पास आएंगी तो हम उन्हें टैकल नहीं करेंगे, हम उन्हें इमीडिएटली क्लोज कर देंगे। अब ऐसी कौन सी कंप्लेंट्स है? सबसे पहले तो है फर्स्ट रिजॉर्ट कंप्लेंट्स। फर्स्ट रिजॉर्ट कंप्लेंट्स 30% फर्स्ट रिजॉर्ट कंप्लेंट्स आती है। फर्स्ट रिजॉर्ट कंप्लेंट का मतलब क्या है कि बिफोर अप्रोचिंग टू योर बैंक यू डायरेक्टली अप्रोच रिजर्व बैंक, दैट इज फर्स्ट रिजॉर्ट। फर्स्ट गिव अ चांस टू योर बैंक टू रिजॉल्व योर कंप्लेंट, गिव अ चांस। अगर वो नहीं रिजॉल्व करता तो देन एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, 30 डेज के बाद यू कैन ऑलवेज अप्रोच सीएमएस, और इवन बिफोर 30 डेज इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड यू मे अप्रोच, बट फर्स्ट गिव अ चांस टू योर बैंक टू रिजॉल्व योर कंप्लेंट एंड डोंट कम टू रिजर्व बैंक साइमल्टेनियसली। पीपल यू नो समटाइम्स क्या होता है कि जैसे कोई फ्रॉड होता है तो वो इतने शॉक्ड हो जाते हैं, दे कंप्लेंट द बैंक एंड इमीडिएटली वो सीआरपीसी को भी कंप्लेंट कर देते हैं, रिजर्व बैंक भी कॉपी सीसी में डाल के अच्छा उसमें क्या है कि अगर आपने डायरेक्टली बैंकिंग ओम्बड्समैन को अप्रोच नहीं किया, आपने सीसी में हमें डाल दिया, तो दैट वी टेक एज यू हैव फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस कि आपने हमें कंप्लेंट डाल दिया, उसको हम Okay. रिजॉल्व नहीं करेंगे। डायरेक्टली यू हैव टू अप्रोच टू बैंकिंग ओम्बड्समैन इफ यू वांट रेजोल्यूशन फ्रॉम रिजर्व। ठीक है। देन टाइम बार्ड। टाइम बार्ड में क्या है कि 13 मंथ से ज्यादा अगर आपको हो गए हैं कंप्लेंट आपकी,
एंड यू हैव नॉट अप्रोच्ड रिजर्व बैंक, तो हम उसे उस केस में हम, क्योंकि जो भी एसएमएस लॉग्स हैं, जो भी कुछ हमें बैंक से स्टेटमेंट्स चाहिए, कई बारी क्या होता है कि आफ्टर 13 मंथ्स नहीं मिल पाता, जी। तो हम उसमें फिर बैंक की डेफिशिएंसी प्रूव करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो इसलिए दिस इज 13 मंथ्स का हमने पीरियड रखा हुआ है, एंड आफ्टर दैट कंप्लेंट्स आर ट्रीटेड एज टाइम बार्ड। राइट। Right. नेक्स्ट है सब जुडिस। देखिए हमारा तो क्वाजी जुडिशियल फोरम है, ये जो बैंकिंग ओम्बड्समैन है, इट इज क्वाजी जुडिशियल। जी। पूरी जुडिशरी तो है नहीं हमारे पास। तो करेक्ट। अगर किसी का एनसीएलटी में या कहीं किसी कोर्ट में, कहीं कंज्यूमर कोर्ट या कहीं पे भी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं पे भी कोई भी केस चल रहा है, हम्म। तो वो हमें अप्रोच ना करें, बिकॉज हम उसमें नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है वो सेमी जुडिशियल फोरम में उस कंप्लेंट को नहीं ले सकते। करेक्ट। फिर उसके बाद है डुप्लीकेट कंप्लेंट्स। डुप्लीकेट में क्या है कि जैसे एक बार हमने आपको एक रेजोल्यूशन दे दिया या नहीं दिया, हमने आपकी कंप्लेंट रिजेक्ट कर दी, फाइंडिंग के बैंक की कोई डेफिशिएंसी नहीं प्रूव हुई, ठीक है, अब हमने वो आपकी कंप्लेंट बंद कर दी। अब लोग क्या करते हैं कि इमिडिएटली दे फाइल अनदर कंप्लेंट, कि मेरे को जो आपका रेजोल्यूशन है नहीं, ये मैं तो दोबारा कंप्लेंट कर दी विद द सेम कॉज, सेम उनका ग्रीवांस होगा, कि कुछ भी मतलब नया है ही नहीं उसमें। हम्म। एक रेजोल्यू, जैसे सपोज करिए क्रेडिट कार्ड है, किसी को क्रेडिट कार्ड नहीं इशू किया बैंक ने, नाउ इट इज कमर्शियल डिसीजन। जी। बैंक जो है क्रेडिट कार्ड इशू करने से पहले सिविल देखेगा, उसकी रिपोर्ट्स देखेगा, उसके बाद ही इशू करेगा। इट इज बैंक्स इंटरनल कमर्शियल डिसीजन, जिसमें रिजर्व बैंक कुछ नहीं कर सकता, ठीक करेक्ट। है। अब हमने एक बार ही रिप्लाई दे दिया कि बिकॉज ऑफ दिस इज कमर्शियल डिसीजन ऑफ द बैंक, एंड सो हमें बैंक की कोई डेफिशिएंसी नहीं दिख रही, एंड वी हैव क्लोज द कंप्लेंट। अगेन द कस्टमर अप्रोचेस मुझे, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, अभी भी बैंक ने नहीं किया क्रेडिट को, तो दीज आर डुप्लीकेट कंप्लेंट्स। या किसी का फ्रॉड हो गया, सपोज करिए किसी के साथ फ्रॉड हो गया, अब उसमें कभी कभी क्या होता है कि जो कंप्लेनेंट है, दे देमसेल्व्स नोइंगली और अननोइंगली दे शेयर द डिटेल्स। नाउ इफ अ पर्सन इज शेयरिंग द डिटेल्स हिमसेल्फ, तो वहां पर बैंक इज नॉट फाउंड एज एट फॉल्ट। जो हम्म। हमारा इशूइंग बैंक है, जिसमें अकाउंट है, उसकी गलती हम निकाल नहीं पाते हैं, एक्सेप्ट फॉर कुछ चीजें हम चेक करते हैं, वेलोसिटी चेक हो गया, वहां पे हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं, या जहां बेनिफिशियरी के पास गया वहां हम केवाईसी में उनको थोड़ा बहुत दिलवा पाते हैं, पूरा हम शायद नहीं दिलवा पाते, बिकॉज वहां कस्टमर की भी गलती है। अब जी। ऐसे केसेस में क्या होता है कि कुछ हमने कॉम्पनसेशन दिला दी, कुछ नहीं दिली, कुछ के लिए हमने कस्टमर को लायबल ठहरा दिया, बट कस्टमर अगेन हमारे को कंप्लेंट करेगा, तो दे आर ट्रीटेड एज डुप्लीकेट कंप्लेंट, एंड उनको हम इमिडिएटली क्लोज कर देते हैं। अच्छा, फिर क्या है, जैसे दो बैंकों के बीच में कोई झगड़ा है, अब वो हमारे पास आए कि इस बैंक ने मेरे साथ ये कर दिया, उस बैंक ने मुझे वो कर दिया, तो वो वाली कंप्लेंट भी हम नहीं लेते। वी डील विद ओनली कस्टमर्स, कंप्लेनेंट्स जो हमारे हैं, बैंकों के बीच का हम नहीं करेंगे। अच्छा, Okay. अगर डायरेक्टली ओम्बड्समैन को एड्रेस नहीं करा, जैसे सीसी में रखा, अभी मैंने बताया था, सीसी में आपने ओम्बड्समैन को रखा, तो वो कंप्लेंट हम समझते हैं कि हमें एक इंफॉर्मेशन के लिए दी गई है, रेजोल्यूशन के लिए नहीं दी गई है, आपने रिजॉल्व करने के लिए बैंक को अप्रोच किया, तो वी डू नॉट एंटरटेन सच कंप्लेंट्स। हम्म। फिर उसके बाद है कि कुछ कंप्लेंट्स ऐसी हैं, जैसे कोई हाउसिंग सोसाइटी की कंप्लेंट है कि वो एनएचबी डील करेगा, कोई इंश्योरेंस से रिलेटेड कंप्लेंट है, वो आईआरडीए करेगा, आईआरडीए करेगा जी। हम नहीं Hmm. करेंगे, है ना। तो कुछ कंप्लेंट्स उससे भी आ जाती हैं, तो वो वाली हमारे लिए नॉन मेंटेनेबल हो जाती है। जी। अच्छा, फिर जैसे बैंक अपने कुछ आउटसोर्स करते हैं, कुछ काम कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं बैंक्स, जैसे एसी लगवा दिया या कुछ भी वटेवर, अब उन वेंडर्स को अगर पेमेंट नहीं मिली है, तो दे ऑल्सो कम टू आरबीआई कि बैंक ने हमसे ये सर्विसेज ली थी एंड दे हैव नॉट पेड अवर ड्यूज। तो सच कंप्लेंट्स ऑल्सो वी डू नॉट एंटरटेन, बिकॉज वो बैंक और उनके बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट है ना, उसमें आरबीआई कैन नॉट डू एनीथिंग। Next is that employee-employer relationship. Now, if some employee of any regulated entity is aggrieved कि मेरा इन्होंने पेंशन नहीं दी, या मेरा पीएफ रोक लिया, या मेरे पे ये पेनल्टी, वट एवर, कुछ भी,
So that also we do not deal. जी. नेक्स्ट इज रेजोल्यूशन ऑफ कंप्लेंट्स. हाउ डू वी रिजॉल्व? हमारा क्या प्रोसीजर है, हम कैसे रिजॉल्व करते हैं? रेजोल्यूशन में सबसे पहले तो आता है कि हम एक सेटलमेंट करने की करते हैं कंप्लेनेंट और रेगुलेटेड एंटिटी के बीच. जो भी कंप्लेनेंट का ग्रीवांस है वो हम रेगुलेटेड एंटिटी को बोलेंगे कि ये क्यों हुआ. हम अपने सर्कुलर्स लगाते हैं, करते हैं उनके बीच में, और इम्पोज करते हैं उन पे पेनल्टीज. कंप्लेनेंट को 100% कोशिश होती है कि उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, हम रिजॉल्व करें. अगर नहीं हो पाता, किस तरह से कोई सर्कुलर गाइड नहीं है इस तरह का कि डायरेक्टली हम उन्हें कर सकें, तो हम सेटल वो मीटिंग्स भी करते हैं. बैंक, कस्टमर और बैंक के बीच में मीटिंग्स भी करवाते हैं हम. रिकंसिलिएशन मीटिंग्स हमारी वो भी करते हैं हम. और उसमें फिर हम 1 to 1 बैंक से, कस्टमर से, हमारे डिप्टी ओम्बड्समैन या ओम्बड्समैन सर की जरूरत होती है तो वो भी, हम लोग भी सब बैठ के म्यूचुअली डिस्कस करते हैं और उसको रिजॉल्व करते हैं. और वहां पे फिर जो भी बैंक को हमें एडवाइस देना होता है या कॉम्पनसेशन दिलाना होता है, वट एवर, वी डू दैट. फिर Right. उसके बाद ये है कि आप खुद भी अपनी कंप्लेंट विड्रॉ कर सकते हैं. अगर आपने अपनी कंप्लेंट खुद ही विड्रॉ कर ली, सपोज यू अप्रोच्ड रिजर्व बैंक एंड लेटर ऑन यू गॉट द रेजोल्यूशन व्हाट यू वांटेड फ्रॉम द बैंक, एंड यू आर सेटिस्फाइड विद द रेजोल्यूशन, और आप लिख के दे देते हैं कि आई एम सेटिस्फाइड, आई एम विड्रॉइंग माई कंप्लेंट वॉलंटरली, देन जी. ऑल्सो योर कंप्लेंट स्टैंड्स रिजॉल्व्ड नेचुरली. अच्छा, उसके बाद क्या है कि हमने मीटिंग की, मीडिएशन मीटिंग की रेजोल्यूशन के लिए, और उसके बाद भी मैटर हमारा सॉल्व नहीं हो रहा, बट वी डेफिनेटली फील कि बैंक की कोई डेफिशिएंसी तो है, एंड बैंक इज नॉट एडेयरिंग टू अवर कॉम्पनसेशन. जो हम उसको एडवाइजरी इशू कर रहे हैं, बैंक इज नॉट कंप्लाइंग. बैंक कह रहा है कि नहीं जी, मेरी तो कोई गलती नहीं है, आई विल नॉट कंप्लाई टू द एडवाइजरी इशूड बाय बैंकिंग ओम्बड्समैन. ही रिफ्यूजेस ऑन सम ग्राउंड्स, वट एवर. तो ऐसे केस में हम बैंक को अवार्ड भी इशू करते हैं. अब अवार्ड में क्या होता है कि हम उसमें सारा लिख के बैंक को दे देते हैं कि दिस वाज द एडवाइजरी इशूड टू यू, आपने ये कंप्लाई नहीं करी है, तो अब आप ये पेमेंट, जो भी उसमें मॉनेटरी पेमेंट वट एवर जो भी है वो देंगे, और प्लस कॉम्पनसेशन हम उसे लिख के देते हैं कि ये आपको देनी है. नाउ वंस द कंप्लेनेंट ऑल्सो एग्रीज कि हाँ ठीक है, दिस अवार्ड इज ओके विद मी, आई एम ओके विद द अवार्ड, तो बैंक को हम फिर वो इम्पोज करते हैं कि अब आपको ये काम करना ही पड़ेगा. तो दैट इज कॉल्ड अवार्ड. हम वो भी करते हैं बैंक्स के साथ. Okay. ठीक है. नेक्स्ट इज, अगर अब क्या है कि हमने अवार्ड इशू कर दिया, अब बैंक कहता है कि मैं तो नहीं मानता जी तुम्हारा अवार्ड, तो वो अपील भी कर सकता है. इवन कंप्लेनेंट भी अपील कर सकता है. हमने जी. कोई कंप्लेंट क्लोज कर दी, हमने, हमें लगा कि इसमें कुछ क्लॉजेज हैं जो अपीलेबल क्लॉजेज हैं, कुछ तो ऐसे क्लॉजेज हैं जिसमें अपील नहीं कर सकते आप कर ही नहीं सकते. हम्म. कुछ ऐसे क्लॉजेज भी हैं जिसमें कि आप अपील कर सकते हैं. तो अब आपको अपील कहाँ करना है? आपको अपील करना है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ सीईपीडी. सेंट्रल, हमारा सेंट्रल ऑफिस में एक डिपार्टमेंट है सीईपीडी, सेंट्रल एजुकेशन कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, Okay. सेंट्रल ऑफिस में. तो वहां पे आप उस अवार्ड के अगेंस्ट, या जो आपको अपीलेबल कंप्लेंट है उसमें अगर आप करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं, अपील कर सकते Right. हैं वहां पे. राइट. अब इसमें नॉन अपीलेबल कौन सी हैं कंप्लेंट्स? कंप्लेंट्स वो वाली जिसमें कि बैंकिंग ओम्बड्समैन को लग रहा है कि कोई सर्विस में डेफिशिएंसी है ही नहीं, जी. बैंक इज नॉट डेफिशिएंट, वहां पे आप अपील नहीं कर सकते. दे आर नॉन अपीलेबल क्लॉजेस. सेकेंडली क्या है कि अगर आपने, हमारी एक कॉम्पनसेशन का प्रावधान है. कॉम्पनसेशन एक मेंटल हेरासमेंट के लिए है, एक कॉन्सिक्वेशनल लॉसेस के लिए. जी. मेंटल हेरासमेंट में 1 लाख मैक्सिमम लिमिट है, और कॉन्सिक्वेंशनल लॉसेस में 20 lakhs की लिमिट है. अब अगर कोई कंप्लेनेंट ज्यादा ही मांग लेता है, कॉम्पनसेशन मांग लेता है कि मेरे को तो बहुत मेंटल हेरासमेंट हुई है, बैंक ने मुझे बहुत तंग करा है, तो आई नीड मेंटल हेरासमेंट की कॉम्पनसेशन, आई नीड 5 lakhs, 10 lakhs, 2 lakhs. मतलब इट इज, इफ इट इज मोर देन 1 lakh, हम्म.
तो वी कैन नॉट डील विद दैट कंप्लेंट। हम उसे डायरेक्टली बंद कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, और उसके अगेंस्ट आप अपील भी नहीं कर सकते। जी उसके अगेंस्ट कोई अपील नहीं है। ठीक है। तो बैंकिंग ओम्बड्समैन ऑब्वियसली अपनी पावर्स के बियॉन्ड तो जा ही नहीं सकते हैं, और जो हमारी स्कीम है उसके अकॉर्डिंग पावर बैंकिंग ओम्बड्समैन की 1 लाख है फॉर मेंटल हेरासमेंट एंड 20 lakhs है कॉन्सिक्वेंशनल लॉसेस के लिए। तो जी बियॉन्ड दैट बीयू की कोई पावर ही नहीं है, तो ही कैन नॉट वर्क। डेफिनेटली वो कंप्लेंट रिजेक्ट होगी और उसमें अपील भी नहीं होगी। ठीक है। अब आपको मैं नंबर बताऊंगी एक, जिससे कि आप क्वेरी रेज कर सकते हैं अगर आपको कंप्लेंट लॉन्च करने में कोई दिक्कत आ रही है। सपोज यू आर फाइंडिंग सम ट्रबल कि अब व्हाट नेक्स्ट आई शुड डू, हाउ टू डू, और वट एवर असिस्टेंस इफ यू रिक्वायर इन लॉजिंग द कंप्लेंट। तो आप डायल करेंगे 14448, 14448, एक जी चार 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 आठ। ये नंबर है। इसको डायल करके हमारा वॉइस वहां से आपको मिलेगी, ये सीआरपीसी से, सेंट्रल हमारा एक कांटेक्ट सेंटर है। जी वहां से आप अपनी क्वेरीज, अपनी इंफॉर्मेशंस, आपको कोई असिस्टेंस चाहिए कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए, वो सब आपको वहां पर प्रोवाइड होगा। लेकिन इससे कंप्लेंट नहीं आप लॉन्च कर सकते। अगर आप ये सोचें कि आप 14448 नंबर डायल करके कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते आप। जी कंप्लेंट नहीं Okay. लॉन्च होगी, इससे आपको असिस्टेंस मिल सकती है, आपको क्वेरीज आपकी कोई हैं तो वो रिजॉल्व हो जाएंगी, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मिल जाएगी। जी ये वैसे तो 2 लैंग्वेजेस में है, हिंदी इंग्लिश तो है ही है, लेकिन और भी 10 हमारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, उसमें भी आप बात कर सकते हैं क्वेरीज में। असमीज, बंगाली, गुजराती, उड़िया, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, ये 10 हमारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं जिसमें कि आप इनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। वन जी फोर 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 एट ठीक है। Great. नेक्स्ट हमारा ये कॉम्पनसेशन का है प्रावधान जो इस स्कीम में है। कॉम्पनसेशन में सबसे पहली बात तो ये है कि आपका कितने भी अमाउंट का डिस्प्यूट हो, आप बैंकिंग ओम्बड्समैन आ सकते हैं। उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप इतने ही अमाउंट का डिस्प्यूट लेके बैंकिंग ओम्बड्समैन आ सकते हैं, कितने भी अमाउंट का लेके आ सकते हैं। देर इज नो लिमिट ऑन द अमाउंट इन डिस्प्यूट। लेकिन कॉन्सिक्वेंशनल लॉसेस के लिए नॉट मोर देन 20 lakhs, एंड फॉर मेंटल हेरासमेंट नॉट मोर देन 1 लाख। उससे ज्यादा के लिए अगर आप कॉम्पनसेशन मांगेंगे तो आपकी कंप्लेंट बिल्कुल हम नॉन मेंटेनेबल कर देंगे, बंद कर देंगे, और उसके अगेंस्ट आप उसमें कोई अपील नहीं कर सकते। जी ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी साइबर क्राइम रिपोर्टिंग। इसमें क्या है कि एक हेल्पलाइन नंबर है 1930। 1930 में क्या है कि आपके साथ अगर कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है एंड यू आर रिसीविंग मैसेजेस कि आपके अकाउंट से ये डेबिट हो गया, ये डेबिट हो गया, तो इमीडिएटली सबसे पहला काम आप करिए 1930 कॉल करिए। 1930 कॉल करके आप बताइए मेरा इस बैंक में ये अकाउंट है और उसमें ये फ्रॉड हो रहा है। तो उसका फायदा ये है कि वो सारे बैंक्स के साथ कनेक्टेड है ये नंबर। जी अब आपका पैसा, जैसे सपोज आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आपका अकाउंट है, आपका पैसा वहां से फ्रॉड हुआ, वहां से पैसा निकला और किसी पेमेंट एग्रीगेटर के थ्रू वो पैसा चला गया आईसीआईसीआई बैंक। जी अब अगर Hmm. आप, सबसे पहले तो आप अपने बैंक को फोन करेंगे कि मेरा कार्ड, मेरा अकाउंट ब्लॉक करो। ठीक है। Right. उसके साथ अगर आप 1930 भी मिला के कॉल कर देंगे ना, तो आपका बैंक आपका अकाउंट तो क्लोज कर देगा, लेकिन आपका फर्दर पैसा जहां गया, सपोज आईसीआईसीआई गया या Hmm. एचडीएफसी, जहां भी ट्रेल चलती है ये पूरी, ये लोग फ्रॉडस्टर्स यही करते हैं, एक अकाउंट से निकाला दूसरे में डाला, वहां से बाइफरकेट करके डिफरेंट अकाउंट्स में पैसा मूव होता है। तो जी 1930 को जैसे ही आप अलर्ट करेंगे ना, तो वो सारा जो ट्रेल है उसको रोक देगा, वहीं का वहीं, वहीं का वहीं, जी जहां है आपका पैसा वहां रुकेगा। और उसमें बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपको आपका रिफंड मिल जाए। इस 1930 इट्स सच अ मैजिकल नंबर कि इससे जहां जहां पैसा आपका मूव हो रहा है, जिस जिस बैंकिंग चैनल में जा रहा है, वहां वो स्टॉप हो जाएगा। जी सो देर आर चांसेस कि आपको वो पैसा वापस आ जाए किसी तरह से। अपने बैंक ये को भी कंटिन्यू, बैंकिंग ओम्बड्समैन का ही नंबर है 1930? नहीं 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 नहीं, बैंकिंग ओम्बड्समैन का नहीं है ये साइबर क्राइम रिपोर्टिंग नंबर है, नेशनल साइबर साइबर क्राइम ओके रिपोर्टिंग पोर्टल है ये, जी उसका जी नंबर है।
ये तो हमारी जो स्लाइड थी, ये आपको स्कीम के बारे में मैंने अवेयर कराया कि आप स्कीम क्या है, हमारी अब ये इंटीग्रेटेड स्कीम क्या है, क्यों है, आप इसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं, और कौन सी कंप्लेंट्स आपने नहीं डालनी है, कौन सी डालनी है, कैसे करना है, ये सब आपको अब आई थिंक इट शुड बी क्लियर नाउ। यस यस, वेरी क्लियर। वेरी क्लियर ना? इसमें कोई क्वेश्चंस हैं तो बताइए। Amit, would you like to ask something? यस मैम, I've got a few questions. जैसे कि आपने ये बताया कि कस्टमर कब कंप्लेन कर सकता है, बट क्या बीओ के पास कोई टाइम फ्रेम रहता है कि टू प्रोवाइड द रेजोल्यूशन? हाँ, जनरली इट इज 30 days, बट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कंप्लेंट पे डिपेंड करता है। समटाइम्स सम कंप्लेंट्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन द सेंस दैट मनी मूव्स थ्रू डिफरेंट चैनल्स टू डिफरेंट बैंक्स, लाइक अगर फाइनेंशियल फ्रॉड है और सम प्रॉपर्टी पेपर से रिलेटेड है, लाइक, तो उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा भी लग जाता है, बट अदरवाइज वी ट्राई टू क्लोज द कंप्लेंट विद इन 30 days, 30, विद इन अ ओके। मंथ। ओके एंड मैम, अभी जैसे जनरली बैंक, आई वर्क इन अ ब्रांच, सो जनरली वी हैव कंप्लेंट्स लाइक फेल्ड ट्रांजैक्शंस। जो फेल्ड कस्टमर ट्रांजेक्शन। कस्टमर की जो फेल्ड ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं, तो बीओ की इसकी कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस है कि वो व्हाट इज द टाइम फ्रेम टू रिवर्स दोस हाँ, ट्रांजैक्शंस? फेल्ड ट्रांजेक्शंस में है कि फेल्ड या तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी हो सकती है और करेक्ट। एटीएम फेल्ड भी हो सकती है। करेक्ट। अगर ऑनलाइन फेल्ड है, मीन्स 3 दिन के अंदर अंदर पैसा वापस आना चाहिए, जी। प्रोवाइडेड ओके। इट इज डेफिनेटली अ फेल्ड ट्रांजेक्शन, तो 3 दिन के अंदर पैसा वापस आना चाहिए, अदरवाइज 100 रुपीज पर डे की कॉम्पनसेशन का प्रावधान है। और अगर एटीएम की ट्रांजेक्शन है तो T+5 days के बाद 100 days पर डे की कॉम्पनसेशन लगती है, इफ इट इज प्रूव दैट इट इज अ फेल्ड ट्रांजेक्शन। समटाइम्स क्या होता है ना कि जैसे पीपल, अब हम लोग वीडियोस देखते हैं, ये एटीएम पे विड्रॉ करने गए, साथ में फोन लगा हुआ है कान पे, दे आर बिजी टॉकिंग टॉकिंग टॉकिंग, और उतने में क्या होता है कि इम्पोर्टेंट उनका शायद फोन ज्यादा इंपॉर्टेंट चल रहा होता है, पैसा आता है वहां पे पड़ा होता है, एंड दे जस्ट लीव द काउंटर, हम्म। एंड द राइट। नेक्स्ट कस्टमर व्हेन ही कम्स ही टेक्स द मनी एंड ही गोस, एंड द फर्स्ट कस्टमर जो है वो कंप्लेंट करता है जी मेरी फेल्ड ट्रांजेक्शन है, ऑल्दो इट वाज नॉट अ फेल्ड ट्रांजेक्शन। हम्म। इस तरह की सिचुएशंस आती हैं। अच्छा, ऑनलाइन में क्या होता है कि समटाइम्स यू पे एंड यू से कि हमारी तो फेल्ड ट्रांजेक्शन है बिकॉज जो मर्चेंट है उसको पैसा नहीं मिला, एंड मर्चेंट इज सेइंग दैट ही हैज नॉट रिसीव्ड द मनी, सो ही इज नॉट गिविंग अस द गुड्स, इट वाज अ फेल्ड ट्रांजेक्शन बट आई हैव नॉट रिसीव्ड द पेमेंट, जी। इस टाइप की। बट समटाइम्स वी गेट रिपोर्ट्स फ्रॉम एनपीसीआई कि इट वाज नॉट अ फेल्ड ट्रांजेक्शन, मर्चेंट हैज रिसीव्ड द अमाउंट। वो हमें एक डॉक्यूमेंट दे देते हैं कि मर्चेंट को पैसा मिला है, एंड उस केस में इट इज नॉट अ फेल्ड ट्रांजेक्शन, और कस्टमर को डायरेक्टली मर्चेंट से बात करनी होती है, दे हैव टू राइट। गेट इट रिजॉल्व फ्रॉम द मर्चेंट ओनली बिकॉज ही हैज रिसीव्ड द पेमेंट एंड वी गिव द प्रूफ कि ये रहा मर्चेंट को पैसा गया है, तो दैट इज नॉट टेकन एज अ फेल्ड ट्रांजेक्शन। राइट। Rahul, would you like to take any other question? Yes. Ma'am, as per the Reserve Bank instructions released in 2014, हम्म। so all banks are supposed to deploy talking ATMs as accessible talking ATMs. But यस। in most of the cases, it is seen कि ATM talking ATM की तरह function नहीं कर रहा है. हम्म। So in that case, can we directly approach to the RBI Ombudsman, saying that this is deficiency in service? देखिए, जो हमारी गाइडलाइंस है ना, दे से दैट एटलीस्ट 1/3 ऑफ द एटीएम्स इंस्टॉल्ड शुड बी टॉकिंग एटीएम्स, वन जी. थर्ड, नॉट ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल Okay. 1/3 शुड बी देयर। और अगर आपको लग रहा है कि 1/3 आपको कोई एटीएम मिल ही नहीं रहा आपकी विसिनिटी में, अप्रोच जहां आप कर सकते हैं इजीली, तो डेफिनेटली यू कैन रिपोर्ट टू द बैंक एंड दे विल गाइड यू कि कहाँ पे है, हो सकता है कहीं हो आसपास आपको पता ना हो, वट एवर, तो यू कैन Mhm. ऑलवेज आस्क द बैंक। नाउ इफ you don't get any satisfactory reply and you don't find any ATM near your vicinity and you are Mhm. finding problems, तो you can definitely report to the bank। उनके भी इंटरनल ओम्बुड्समैन स्कीम होता है, वहां भी उनके भी इंटरनल ओम्बुड्समैन होते हैं, वो सॉल्व करेंगे। और अदरवाइज यू कैन ऑलवेज कम टू रिजर्व बैंक, वी विल चेक आउट, वी विल
आस्क देम कि कितने एटीएम्स हैं आपके और कहाँ कहाँ हैं और यहाँ पे क्यों नहीं है. वी कैन ऑलवेज आस्क. तो आप आ सकते हैं रिजर्व बैंक पे इसके लिए. राइट, थैंक यू। Because as per our circular, one third of the ATMs should be talking ATMs. जी, ओके अमित, एनी फर्दर क्वेश्चंस? Ma'am, are there any specific guidelines by RBI Banking Ombudsman for persons with disability or person with visual impairments? Yes, there are. हम लोग तो आपको बिल्कुल अपने जैसा ही समझते हैं. देर इज नो डिस्क्रिमिनेशन एट ऑल फ्रॉम बैंक साइड. आप लोगों को सब कुछ चेकबुक का, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब सर्विसेज जो बाकी सबको मिलती हैं आपको भी मिलेंगी. बैंक कैन नॉट डिनाई कि ये नहीं मिल सकता या नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं है. अगर जी आप चाहते हैं लॉकर ऑपरेट करना, आप लॉकर भी ऑपरेट कर सकते हैं. उसमें आप बैंक के किसी ऑफिशियल की असिस्टेंस चाहते हैं तो यू कैन डेफिनेटली टेल देम कि मुझे आपकी असिस्टेंस चाहिए. नहीं चाहते तो यू कैन ऑलवेज से कि मुझे नहीं चाहिए असिस्टेंस. आप इंडिविजुअली सब कुछ कर सकते हैं, सक्षम हैं, आप सब कर सकते हैं. तो ऐसी कोई डिस्क्रिमिनेशन आरबीआई की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है. और जो स्पेशल फैसिलिटीज हैं वो ये है कि आपको डोर स्टेप फैसिलिटी भी मिल सकती है. कि अगर आप चाह रहे हैं कि बैंक घर में आए, आपके आपसे चेक लेके जाए और आपको पैसे दे, तो देगा, करेगा बैंक ऐसा. जी जो भी सीनियर सिटीजन्स के लिए हमारे फैसिलिटीज हैं, अबव 70 ईयर्स के लिए, वो सारी फैसिलिटीज आप लोगों के लिए भी हैं. जी जी। सो Right. डोर स्टेप बैंकिंग की आप बात कर रहे हैं, डोर स्टेप बैंकिंग हाँ जी, हाँ सर्विसेज जी. हम यूज कर। हाँ, राइट। डोर स्टेप में कोई कैश आपको चाहिए या चेक चाहिए, चेकबुक से पैसा निकलवाना, जैसे सीनियर सिटीजन्स के लिए है, सेम वो फोन करके बैंक से सर्विसेज ले सकते हैं. आप लोग भी ले सकते हैं. I think you covered it extremely well. You covered all the topics. I think I scheme think is clear now. yes, yes, Questions Absolutely. related to scheme should be clear. yes. Now, Absolutely. Can now you let's just once again repeat the email ID where one can forward the complaint? cms.rbi.org.in. Okay. One question I have, ma'am. Ma'am, as we are very much aware that we are moving towards the digital space these days, Hmm. so the websites and the everything is made designed in such a way that it is not accessible or isn't inaccessible with assistive devices for people with disabilities. So, can such complaint be lodged with RBI BO? So Exactly, I I would don't like think to so. just elaborate what Amit is asking. Hmm. Persons with disabilities use assistive technology to access the Yeah, computer. Okay. yeah. So there are guidelines, web accessibility guidelines. Mm-hmm. Okay. But banks generally, due to again lack of awareness, do not follow those guidelines. And as an end result, what happens कि वो जो ऐप है बैंकिंग के रिलेटेड या जो वेबसाइट है इंटरनेट Mm-hmm. बैंकिंग की, वो एक्सेसिबल नहीं है, यूज नहीं कर पाता है एक पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट और सम अदर डिसेबिलिटी एज वेल. तो क्या हम ऐसी कंप्लेंट्स ombudsman को भेज सकते हैं एंड गेट गेट देम एड्रेस थ्रू ombudsman? एक्चुअली इसमें ना टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, जहां जी पर कि बैंक का, आरबीआई का रोल नहीं है. आरबीआई उस पर पिन नहीं कर सकता. जी। टेक्नोलॉजी डेवलपर्स आर डिफरेंट. और ओके। बैंक को उनके साथ कस्टम करना है, उनके साथ इनलाइन करना है, तो वो बैंक के इंटरनल गाइडलाइंस हैं उनकी. जी एंड दे आर इम्प्रूविंग डे बाय डे. ऐसा नहीं है कि एक्सेसिबिलिटी, अब तो काफी एक्सेसिबिलिटी हो गई है, काफी बैंक्स ने काफी कुछ डेवलप कर लिया है ऐसा. जी टेक्नोलॉजी इज डेवलपिंग डे बाय डे. जी However, I will definitely take your voice to the seniors and जी। our central department, central office, ताकि इस बारे में कुछ और ज्यादा काम किया जा सके. I will बिल्कुल। definitely take your Thank you voice. so much, ma'am. थैंक यू सो मच बिकॉज आजकल बैंकिंग इज बिकमिंग सिनोनिमस टू डिजिटल बैंकिंग. बिल्कुल. So accessibility is something very important Very for important. persons with disabilities and senior citizens as well. Definitely. I will take your voice. No Right. issues. Now let's move to second presentation part, which is do's and don'ts regarding frauds, how they are happening, and what you should do to prevent such frauds. Right. एज यू ऑल आर अवेयर कि हमारी जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स हैं ये कैसे हम करते हैं, आईएमपीएस कर रहे हैं या एईपीएस कर रहे हैं या रुपए, एनपीसीआई, यूपीआई, ये सब जो हम कर रहे हैं, इन्हीं से ही हम सब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते हैं.
तो अब इसमें सवाल सबसे पहला ये पैदा होता है कि हाउ फ्रॉड्स हैपन, फ्रॉड्स जो हमारे साथ हो रहे हैं वो होते कैसे हैं। अब देखिए, उसमें सबसे पहली चीज है इग्नोरेंस, कि हमें जनरली चीजों का पता ही नहीं होता कईयों का, कि हमें ये इंफॉर्मेशन शेयर करनी है या नहीं करनी है। समटाइम्स इट इज इग्नोरेंस। सेकंड इज फियर। फियर कैसे है कि जैसे कई बारी कॉल्स आ जाते हैं कि अभी इमीडिएटली ये लिंक क्लिक करो, ये करो, नहीं तो तुम्हारी बिजली कट जाएगी या तुम्हारा अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। तो वी गेट फियर्ड कि अगर मैंने ये इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की तो मेरा तो अकाउंट ही ब्लॉक हो जाएगा या मेरा तो ये नुकसान हो जाएगा, लाइक। थर्ड चीज है ग्रीड। ग्रीड क्या है कि आपको कोई कह रहा है कि आपकी लॉटरी लगने वाली है, या आप इस लिंक को क्लिक करो आपको इतने अवार्ड पॉइंट्स मिलेंगे। तो यू गेट एंट्रैप्ड कि मैं ये कर देता हूं ताकि मुझे ये फायदा हो जाए। तो ये तीन चीजें हैं, आपकी इग्नोरेंस, आपकी ग्रीड, और जो आपका फियर है। ये तीनों चीजों से आपने बी अवेयर रहना, बीवेयर। ये हमारी आरबीआई की, आप पढ़ेंगे वेबसाइट पे बीवेयर, इसमें आपको कई सारे फ्रॉड से रिलेटेड चीजें मिलेंगी, जिसमें कि वो बताया जा रहा है कि किस तरह से फ्रॉड्स होते हैं, उनका क्या मोडस ऑपरेंडी है, किस तरह के फ्रॉड्स होते हैं। तो सबसे पहले आते हैं एटीएम फ्रॉड्स पे। एटीएम फ्रॉड्स में स्किमिंग का होता था पहले, पहले बहुत ज्यादा था, कंप्लेंट्स आती थी स्किमिंग की, कि कार्ड आपका स्किम कर दिया, डुप्लीकेट कार्ड, क्लोन कर दिया कार्ड, और उससे जो है उन्होंने ट्रांजैक्शंस कर ली। तो अब वो काफी कम हो गया है जब से चिप बेस्ड कार्ड आ गए हैं हमारे। तो ये वाली कम हो गई है, लेकिन फिर भी हैं, अभी भी हैं। उसके बाद है चेक, जो आप डालते हैं ड्रॉप बॉक्स में, उसमें भी फ्रॉड्स होते हैं कि ड्रॉप बॉक्स से चेक निकल जाता है, उसमें मटेरियल ऑल्ट्रेशन हो जाती है, और वो पेमेंट जिसके अकाउंट में जानी होती है उसके बजाय फ्रॉडस्टर के अकाउंट में चली जाती है। तो दीज काइंड्स ऑफ फ्रॉड्स आल्सो हैपन। तो इसमें आपने क्या करना है कि जब भी आप चेक डालते हैं किसी ड्रॉप बॉक्स में, तो उसमें एक रिसीट जरूर लीजिए कि यू हैव ड्रॉप दिस चेक ऑन दिस डेट। उसका एक कॉपी जरूर रखिए अपने पास, चेक की भी, ओरिजिनल चेक की, ताकि अगर उसमें कोई मटेरियल ऑल्ट्रेशन इन फ्यूचर होती है तो वी कैन इजीली डिटेक्ट कि ये ओरिजिनल चेक था और ये मटेरियल ऑल्ट्रेशन हुआ है। और रिसीट जरूर लीजिए कि यू हैव डिपॉजिटेड अ चेक, बिकॉज बैंक के पास तो कोई रिकॉर्ड रहता नहीं है। यू जस्ट ड्रॉप अ चेक ड्रॉप बॉक्स में एंड यू लीव, एंड बैंक वहां से चेक अगर चोरी हो गया तो बैंक विल से आई हैवंट रिसीव्ड दिस चेक। समटाइम्स सीसीटीवी मिलता है, अच्छा मिला भी, यू ड्रॉप टू चेक्स, थ्री चेक्स, वन चेक, हु नोज। तो दैट समटाइम्स डजंट बिकम क्लियर। तो इट इज बेटर आप उसमें एक रिसीट लीजिए कि मैंने ये वाला चेक इस अमाउंट के लिए इस ड्रॉप बॉक्स में डाला है। देन देर इज अ पॉजिटिव पे सिस्टम। पॉजिटिव पे सिस्टम में क्या है कि आप बैंक के को एसएमएस से या वेबसाइट से डायरेक्टली जाके इन्फॉर्म कर सकते हैं कि मेरा ये चेक है, ये चेक नंबर है, ये डेट है, ये अमाउंट है, ये पेई है, मैंने ये चेक इसको इशू किया है। सो दैट अगर, और ये आपके केस में जिसमें डिफरेंटली एबल्ड लोगों के केस में तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने एक इंफॉर्मेशन बैंक को पहले ही दे दी, नेट बैंक, इंटरनेट बैंकिंग से या वट एवर चैनल से, एसएमएस से, एसएमएस बैंकिंग से आपने पहले ही बैंक को बता दिया कि दिस फलाना फलाना चेक विद दिस इंफॉर्मेशन पूरा दे दिया आपने, मैंने इसको इशू किया, इतने अमाउंट का किया। तो बैंक के पास जब वो चेक जाएगा सीटीएस के लिए, चेक ट्रंकेशन सिस्टम जो हमारा है सीटीएस में, जब वो चेक जाएगा तो बैंक विल डेफिनेटली कंपेयर। अगर उसको वहां पे कोई चेंज मिलेगा कि आप किसी और को लिख रहे हैं नाम और यहाँ किसी और का है, तो बैंक विल नॉट पास दैट चेक, वो रिजेक्ट होके वापस आ जाएगा। तो दिस पॉजिटिव पे सिस्टम जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तो आरबीआई ने 5 लाख के ऊपर के चेक्स के लिए तो मैंडेटरी ही कर दिया है, लेकिन डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए ये एक टूल है। अगर आप चेक इशू कर रहे हैं तो उसमें इंफॉर्मेशन बैंक को पहले ही दे दीजिए कि जी। मैंने ये चेक इस आदमी के नाम पे इशू करा है, इतने अमाउंट का। एवरी डिटेल यू शुड शेयर। राइट। उसके बाद है केवाईसी फ्रॉड्स। केवाईसी के बहुत फ्रॉड्स हम सुनते हैं, जिसमें कि आपके पास फोन आता है कि पेटीएम से या कहीं से बोल रहे हैं जी आपका केवाईसी अपडेट कर लीजिए, नहीं तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा।
you will not be able to operate your account, you provide this detail. So don't fall prey to such calls. ये सब फेक होते हैं। कोई बैंक आपको कॉल नहीं करता ऐसे केवाईसी अपडेशन के लिए। बैंक आपको अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से मेल करेगा या मैसेज करेगा, या आप जब बैंक विजिट करेंगे तब आपको इन्फॉर्म करेगा कि आपके ये डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग है, यू प्लीज प्रोवाइड दीज डॉक्यूमेंट्स फॉर केवाईसी अपडेशन। डोंट फॉल प्रे टू ये फेक कॉल्स जो केवाईसी अपडेशन के लिए जनरली आती है। ठीक है। राइट। और लिंक्स भी आते हैं केवाईसी अपडेशन के लिए, तो उनको भी आपने बिल्कुल क्लिक नहीं करना है। ऐसे लिंक्स को बिल्कुल क्लिक नहीं करना है। गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है? मामा, नो शेयरिंग। कोई स्पेशल? हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए। कौन था? बैंक केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है। और आप मान गए? जब हमने पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करें? स्मार्ट गर्ल। याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दें। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं। हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें। याद है ना, नो शेयरिंग। मामा, आरबीआई कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ। अच्छा, फिर नेक्स्ट टाइप के जो फ्रॉड्स हमारे को देखने को मिलते हैं वो है इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्शन फ्रॉड। ये बहुत ही रैम्पेंट है, बहुत ज्यादा सुनने में आता है कि डियर कस्टमर आपका इलेक्ट्रिसिटी पावर कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो जाएगा, आप ये इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने लास्ट मंथ का नहीं किया, ये रहा कॉन्टैक्ट नंबर, ये रहा लिंक, इसको क्लिक करो और इसमें पेमेंट करो। एंड द जी मोमेंट यू क्लिक आपका सारा अकाउंट खाली हो जाता है। सो इस तरह की, आपको पता ही है आपने कितना इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया है या नहीं किया है। इस तरह से जो मैसेजेस किसी पर्सनल नंबर से आते हैं उन पे बिल्कुल मत जाइए, उन इंफॉर्मेशन को इग्नोर करिए। राइट। इनको रिपोर्ट करने का कोई इलेक्ट्रिसिटी मैकेनिज्म? कटने से रोकने के लिए अभी इस लिंक पे क्लिक करो। ऐसे डराते हैं स्कैमर्स, इसलिए बस दो चीजों का ध्यान रखें। किसी भी अनजान लिंक को क्लिक ना करें और बैंक डिटेल्स शेयर ना करें। इंटरनेट सेफ्टी के लिए रहो तो करो हाँ, लॉग ऑन टू गूगल सेफ्टी सेंटर। उसके बाद है लॉटरी के फ्रॉड्स। आपको आ जाएगा मैसेज कि आपकी 2 लाख की लॉटरी लगी है, या आपको फॉरेन से इतना पैसा आ रहा है, या ये या वो। तो इन तरह की चीजों में बिल्कुल ना पड़िए। ग्रीड जो है ना वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। जी 10 लाख की लॉटरी जीतने के लिए अभी इस लिंक पे क्लिक करें। ऐसे लड़ जाते हैं स्कैमर्स। दो चीजों का ध्यान रखें, किसी भी अनजान लिंक पे क्लिक ना करें और अपनी बैंक डिटेल शेयर ना करें। इंटरनेट सेफ्टी के लिए रहो दो कदम आगे, लॉग ऑन टू गूगल सेफ्टी सेंटर। अच्छा, कभी कभी इस तरह की मेल्स भी आ जाती हैं, ये आरबीआई की तरफ से लगता है कि मेल आई हुई है, लेकिन ये फेक वो बनाया हुआ है पोर्टल, आरबीआई का पोर्टल बना के, और उस पे लिखा है कि हम 5 लाख रुपए आपको दे रहे हैं यहाँ से वहां से। कोई मुफ्त में पैसा कभी नहीं देता किसी को। ये बात पूरा ध्यान रखिए कि इस तरह के लालच में बिल्कुल मत पड़िए कि फौरन से जी मेरे पास तो ये आरबीआई के थ्रू मेल आई है कि वो फलाना बैंक या फलानी कंपनी मुझे पैसा दे रही है। कोई कंपनी बिना बात के आपको क्यों पैसा देगी? राइट। ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना है। नई वॉशिंग मशीन अच्छा है। क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला, बस क्यूआर कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई हो गई है ना बैंक अकाउंट की। पैसे रिसीव करते समय क्यूआर कोड स्कैन, पिन या ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अब है यूपीआई पिन। अपना यूपीआई पिन भी किसी के साथ शेयर नहीं करना है आपने। क्या होता है क्रेडिट कार्ड में, जैसे रिवॉर्ड पॉइंट्स एक्टिवेशन है या एनुअल फी वेवर है, लिमिट एनहेंसमेंट अपग्रेड करेंगे जी, इस तरह के कई मैसेजेस आते हैं। लेकिन
उन पे आपने नहीं जाना है। ये सब फ्रॉड मैसेजेस आते हैं जो कि आपको किसी पर्सनल नंबर से आ रहे हैं। अगर बैंक की साइट से आ रहे हैं देन इट इज अ डिफरेंट इशू, अदरवाइज बिल्कुल उन पे नहीं जाना। और दो चीजें हैं, फेक वेबसाइट जो होगी ना वो HTTP से शुरू खत्म हो जाएगी, HTTP पे। जी, जहां पर एस नहीं एस होगा लग जाएगा उसमें। वो एस। सिक्योर्ड होगी। जी। हाँ, यस। HTTPS वाली जो वेबसाइट्स हैं उन पर आपने ट्रस्ट करना है, HTTP वाली पे नहीं करना है। जी। राइट। और ये जो स्क्रीन्स शेयरिंग वाली जो एप्स हैं, एनी डेस्क, क्विक सपोर्ट, टीम व्यूअर, ये किसी के कहने पे बिल्कुल डाउनलोड नहीं करनी। अपने फोन में ये फालतू की जो एप्स हैं बिल्कुल डाउनलोड मत करिए, क्योंकि इसमें क्या है ना, अब जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं कोई लिंक भेजते हैं और उसमें ये एप्स आपकी डाउनलोड कह देते हैं आपको कि ये डाउनलोड कर लो, वो डाउनलोड कर लो। द मोमेंट यू डाउनलोड, आपका फोन जो है वो मिरर हो जाता है, आपकी सारी एक्सेस फ्रॉडस्टर के पास चली जाती है। फिर आप कहते भी हैं कि हमने तो कोई OTP नहीं शेयर किया, हमने तो कोई डिटेल नहीं बताया, हमने कोई लिंक नहीं शेयर किया, लेकिन आपके फोन में जितना कुछ सेव्ड डेटा है वो सारा का सारा फ्रॉडस्टर के पास चला जाता है। तो यू प्लीज डोंट ये वाली जो एप्स हैं इनको अपनी फोन में डाउनलोड नहीं करिए। राइट। अभी जैसे आते हैं ऑफर्स आते हैं, बाय वन गेट वन फ्री। पीछे कोरोना टाइम पे हमारे पास ये सागर रत्ना थाली का फ्रॉड बहुत आता था कि आपको एक थाली के साथ 2 थाली फ्री मिलेगी, आप इस जी। लिंक पे क्लिक करिए। द मोमेंट क्लिक किया, 1.5 लाख रुपया गया, 2 लाख गए, 1 लाख गया। एंड फिर कस्टमर्स हमारे पास आते थे कि हमारा तो इतना फ्रॉड हो गया। बट अब ऐसे केसेस में जहां पर कि कस्टमर खुद नोइंगली और अननोइंगली शेयर कर रहा है अपने डिटेल्स, अकाउंट डिटेल्स, वहां पे हमारे लिए भी प्रॉब्लम हो जाती है कि अब हम बैंक की डेफिशिएंसी कैसे ढूंढें, हाउ जी। बैंक इज डेफिशिएंट। और जहां पर बैंक डेफिशिएंट नहीं है सर्विस में, वो तो क्लॉज भी अपीलेबल नहीं रहते, आप उसके अगेंस्ट अपील भी नहीं कर सकते। तो इस तरह के जो ये फ्रॉड्स हैं, जो ये चीटिंग्स और ये जो आपको मिलते हैं, ग्रीड में मत पड़िए कि एक थाली के साथ 2 थाली फ्री, कोई नहीं देगा, कौन देगा ऐसे, खुद सोचिए। तो इस तरह की चीजों में प्रे इनमें मत पड़िए आप। मार्केट में 1 किलो मैंगो मिलता है 100 रुपए में, लेकिन अब आपको मिल सकता है 10 किलो लंगड़ा, दशहरी, तोतापुरी सिर्फ 299 रुपए में। इस लिंक पर अभी ऑर्डर करें। ऐसी स्कीमें बनाते हैं स्कैमर्स। आप बस 2 चीजों का ध्यान रखें, किसी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें और अपनी बैंक डिटेल्स कभी शेयर ना करें। इंटरनेट सेफ्टी के लिए रहो 2 कदम आगे। लॉग ऑन टू गूगल सेफ्टी सेंटर। अच्छा, एक चीज और है कि जो पब्लिक पोर्टल, ये जो पब्लिक पोर्ट्स हैं, जैसे एयरपोर्ट पे गए, रेलवे स्टेशन पे गए या किसी होटल में गए, वहां से अपना पर्सनल काम मत करिए, वहां से अपनी चार्जिंग मत करिए, क्योंकि हो सकता है वहां पे कुछ उसने डिवाइस लगाया हो जिससे आपकी सारी डिटेल्स उनके पास चली जाए। अपना पर्सनल चार्जर लेकर जाइए और वहां से फिर चार्ज करिए, उनके पोर्टल्स से मत चार्ज करिए। अपने पावर बैंक्स रखिए अपने पास, अगर आपको लग रहा है, नीड है आपको कि ये जो पब्लिक पोर्टल्स पे, पब्लिक पोर्ट्स जो होते हैं इनमें वो स्किमिंग डिवाइसेस लगे होते हैं कई जगह पे, और वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी लीक हो जाती है। जी। तो बेटर है अपना पावर बैंक अपने साथ रखिए। अब ये इंश्योरेंस प्रीमियम, डीलरशिप लाइसेंस, इनके लिए फेक अकाउंट नेम्स खोले जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिसमें कि आपको अलर्ट रहना है बहुत ज्यादा, ताकि कोई डीलरशिप दे देंगे फेक, सीमेंट की डीलरशिप मिल जाएगी जी आपको, पेट्रोल की मिल जाएगी, ऑटोमोबाइल डीलरशिप के लिए आप यहाँ अप्लाई करो, यहाँ क्लिक करो। सो ऐसी ग्रीड में बिल्कुल नहीं फंसना है। फिर रेंटल फ्रॉड्स बहुत हमने सुने हैं, हमारे पास इसकी बड़ी कंप्लेंट्स आई हैं कि मैंने अपना घर रेंट पे देना है, ऑनलाइन भेजा मैजिक ब्रिक्स से या वो, और वहां से फोन आ जाता है जी मुझे आपका घर बहुत पसंद है, मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ, आप इसमें मुझे 20 रुपए भेजो ताकि कंफर्म हो जाए, और फिर मैं आपको सारे पैसे भेजता हूँ, विदाउट आस्किंग डिटेल्स, विदाउट आस्किंग रेंट, विदाउट आस्किंग एनीथिंग। वहां पे आपको इमीडिएटली डाउट हो जाना चाहिए कि ये फेक है। जैसे OLX पे भी लोग बेचते हैं सामान, वहां भी वो लिंक भेज देते हैं कि आप मुझे 10 रुपए दो या 100 रुपए दो या 5 रुपए दो या 1 रुपया दो, फिर मेरा कंफर्म हो जाएगा, यही आप मतलब अकाउंट डिटेल्स आपके हैं, मैं इस पे पेमेंट कर दूंगा।
तो इस तरह के फ्रॉड से भी आपको अवेयरनेस से ही आप बच सकते हैं। अगर आप अवेयर होंगे तो डेफिनेटली आप बचे रहेंगे। जॉब फ्रॉड्स होते हैं इतने कि आप यहाँ आइए, ये इतने पैसे दो, ये लिंक पे। पीछे हमारे पास एक कंप्लेंट आई थी ऐसी, किसी बहुत ही एजुकेटेड लड़का था, वो एमबीए भी शायद करा हुआ था उसने, और वो जॉब फ्रॉड में फंस गया। उसको लिंक आया कि एमबीए करे हुए को हम इतने पैसे देंगे, इस कंट्री में भेजेंगे, ये है वो है, सब चीट फ्रॉड, और वो बेचारा फंस गया पता नहीं कितने लाखों रुपया दे के। अब वो रिफंड मांग रहा है तो रिफंड तो नहीं मिल सकता ना, जब आप खुद ही ट्रांसफर कर रहे हो किसी को पैसा, तो उसमें बैंक की डेफिशिएंसी तो है ही। करेक्ट। आरबीआई तो बैंक की डेफिशिएंसी पे ही उसको पेनलाइज करेगा, अगर बैंक की डेफिशिएंसी प्रूव ही नहीं हो रही है, आप खुद से पैसा किसी को दे रहे हैं जॉब फ्रॉड में फंस के, तो वी आर हेल्पलेस। राइट। राइट। अच्छा, एक चीज और है, जैसे किसी ने लोन लिया है अगर, या क्रेडिट कार्ड है वॉटेवर, और पेमेंट नहीं कर पा रहे ड्यू टू सम रीजंस, जी। और उसको रिकवरी एजेंट्स बहुत परेशान करते हैं कई बार। कई बारी तो दे आर वेरी मॉडेस्ट, बड़ी सोफिस्टिकेटेड सी लैंग्वेज में दे जस्ट गिव पेमेंट रिमाइंडर्स टाइप्स, जी। बट समटाइम्स बड़ी अब्यूसिव लैंग्वेज, और वो काफी उनका स्टैंड लेवल गिर जाता है। तो ऐसे केसेस आप डेफिनेटली रिकॉर्ड करिए, प्रूफ दीजिए, आरबीआई में आप आ सकते हैं। बैंक, आरबीआई कहता है कि रिकवरी तो बैंक ने करनी है डेफिनेटली, जब लोन दिया है तो रिकवरी तो बैंक ने करनी ही है, लेकिन विद इन आरबीआई इंस्ट्रक्शंस, विद इन आरबीआई गाइडलाइंस। ऐसे नहीं है कि वो पब्लिकली उसको हेरास कर सकें, या उसके फैमिली मेंबर्स को हेरास कर सकें, या अब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर सकें। दिस इज नॉट एट ऑल अलाउड। तो इस तरह की अगर कोई शिकायत आपकी आती है कि रिकवरी एजेंट्स जो हैं वो आपको परेशान कर रहे हैं, तो यू जस्ट रिकॉर्ड और मैसेज उनका, कोई भी चैट, अगर कोई डर्टी चैट है या मैसेज है, उसको आप हमारे साथ शेयर करिए, एंड यू कैन डेफिनेटली कंप्लेंट अगेंस्ट राइट। दैट बैंक और वट एवर फाइनेंशियल जो भी इंस्टीट्यूट है। अच्छा, एक है इंस्टेंट लोन के, आजकल बहुत आते हैं मैसेजेस कि आप ये नंबर पे कॉल करो या ये लिंक क्लिक करो एंड यू विल गेट इंस्टेंट लोन इन योर अकाउंट। डेफिनेटली अकाउंट में चाहिए तो अकाउंट डिटेल मांगेगा अगला, एंड द मोमेंट यू प्रोवाइड अकाउंट डिटेल्स फॉर इंस्टेंट लोन्स, तो स्कैम्स हो जाते हैं उसमें। जी। ऐसे तो मिलते नहीं है, अच्छा, चले जाते हैं। हाँ, मिलते नहीं है, चले जाते। तो यू जी। हैव टू बी अलर्ट, इंस्टेंट लोन्स कहाँ से आप ले रहे हैं, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सब क्वेरी पूरी करके, जेन्युइननेस देख के तभी लेना है। ऐसे नहीं कि किसी ने भी कहा कि हाँ मैं लोन दे दूंगा एंड चलो जी ले लेते हैं लोन, नो, जी। यू हैव टू बी अलर्ट। अच्छा, फिर ये है एईपीएस सिस्टम जो है, इसमें भी कई हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं, जबकि बायोमेट्रिक है, तो बायोमेट्रिक में तो होना नहीं चाहिए कोई, ऐसा लगता है कि कोई फ्रॉड हो ही नहीं सकता क्योंकि सबके फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट हैं। लेकिन आजकल ऐसे डिवाइसेस भी बन चुके हैं जिसमें कि फिंगरप्रिंट्स भी चोरी होते हैं। जी। वेरी सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग, बट होते हैं, और हमारे पास हम्म। इसकी भी रिलेटेड कंप्लेंट्स आती हैं। ये आधार बेस्ड जो पेमेंट सिस्टम है आप हाँ उसकी बात जी, कर हाँ रहे हैं, जी, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो कई बार थंब इम्प्रेशंस भी चोरी होते हैं। तो अपने आधार और जो अपने आधार को अगर आप शेयर कर रहे हैं, किसी की डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, तो उस पर लिखिए कि ये इस पर्पस के लिए है। और जी। थोड़ा ऐसे ही नहीं किसी के साथ भी कुछ भी शेयर करना है, थोड़ा सा मतलब जेन्युइननेस चाहिए उसमें। उसमें जो जी। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स होते हैं, जनरली वो मिले होते हैं फ्रॉडस्टर्स के साथ, अक्सर ऐसा होता है। तो हम बैंक को पेनलाइज करते हैं कि प्रूफ दो, ये बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट कौन है, क्या है, उसके बारे में मतलब डिटेल्स। अक्सर ऐसे डिसीजंस हम कस्टमर्स की फेवर में लाते हैं, लेकिन कई बार प्रूव ही नहीं हो पाता, जी। तो वहां पे फिर दिक्कत थोड़ी सी हमें आती है। बट इस तरह की पेमेंट से भी थोड़ा अवेयर रहना है आपने। अच्छा, सेकेंडली ये है कि डोंट बिकम अ मनी म्यूल। व्हाट इज मनी म्यूल नाउ? क्या है कि ये झारखंड में, बंगाल में, जैसे जहाँ बहुत ही गरीबी है, बहुत पुअर लोग हैं, वो क्या करते हैं, एजेंट्स बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि अपना आधार पैन हमें दे दो और एक अकाउंट आपके नाम का खुल जाएगा, और उस अकाउंट में हर महीने 5,000 रुपए आपको मिलते रहेंगे, बस आपको और कुछ नहीं करना। तो पीपल जनरली प्रोवाइड देयर आधार एंड पैन, और वहां पे म्यूल अकाउंट्स खुल जाते हैं विद देयर कंसेंट। वो अकाउंट्स खुलते हैं और उसमें फ्रॉड
ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जी। सब फ्रॉड ट्रांजेक्शन्स होती हैं, उसमें बड़े बड़े फ्रॉड्स होते हैं। दीज अकाउंट्स आर यूज फॉर फ्रॉड्स। और प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि जब ये कभी ना कभी तो फ्रॉडस्टर पकड़ा ही जाएगा डेफिनेटली। अब फ्रॉडस्टर तो कोई और है, अकाउंट किसी और का है। अब उस केस में हम केवाईसी भी मैच करते हैं, देखते हैं कि केवाईसी क्या है। वहां पर भी हम बैंक्स को पिन करते हैं कि भाई इफ सपोज समवन हैज रिपोर्टेड कि उसकी इनकम 2-2.5 लाख रुपया है साल की, एंड वी ऑब्जर्व मेनी ट्रांजेक्शन्स इन द अकाउंट, मेनी ट्रांजेक्शन्स, तो वहां पे डेफिनेटली डाउट आता है कि दिस इज अ मनी म्यूल अकाउंट। और अगर वो पुलिस केस बनता है तो पुलिस उस फ्रॉडस्टर को तो नहीं पकड़ेगी, लेकिन जिसका अकाउंट है उसको डेफिनेटली पकड़ेगी कि तुम्हारा अकाउंट था, तुमने कंसेंट दी, तुम्हारा मर्जी से ये अकाउंट खुला, तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं, तो यू आर द कल्प्रिट। तो हमें मनी म्यूल अकाउंट से भी बचना है। ये नहीं कि 2-4-5 हजार महीना मिलने के चक्कर में वी अलाउ समवन टू यूज अवर अकाउंट जिसमें कि वो फ्रॉड ट्रांजेक्शन्स करता रहे। तो दिस वी हैव टू बी वेरी अलर्ट। राइट। अब एक रीकैप मैं जल्दी जल्दी करती हूँ कि यू नेवर शेयर योर अकाउंट क्रेडेंशियल्स, योर अकाउंट नंबर, योर लॉगिन आईडी, योर पासवर्ड, योर पिन, यूपीआई पिन, ओटीपी, एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, ये सब किसी के साथ नहीं शेयर करना। एंड डोंट क्लिक ऑन अननोन लिंक्स एंड डिटेल्स। अपने कहीं से डाउनलोड नहीं करने, किसी अननोन ऐप से, कोई अननोन ऐप अपने फोन में नहीं आपने डाउनलोड करनी है। और अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड्स पे आपने अ, अपनी लिमिट सेट करके रखनी है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जैसे कोई क्रेडिट कार्ड्स होते हैं ना, अगर आप जैसे फॉरेन कोई लोग जाते हैं, वहां पे उनके क्रेडिट कार्ड्स का डेटा सेव हो जाता है कई बारी। वो लोगों ने कुछ डिवाइस लगाए होते हैं और उसमें वो भी नहीं चाहिए होता, ओटीपी भी नहीं आता, जो फॉरेन ट्रांजेक्शन्स होती है। तो अगर आपने अपने कार्ड की लिमिट सेट करी हुई है कि 10 हजार से ज्यादा जाना ही नहीं, जितना भी लॉस आप अफोर्ड कर सकते हैं इजीली, अगर आपने लिमिट सेट करी है तो उससे ज्यादा तो डेबिट होगा ही नहीं ना। एंड यू विल करेक्ट। गेट द मैसेज, द मोमेंट यू गेट द मैसेज यू कैन ऑलवेज हॉट लिस्ट योर कार्ड, जी। ब्लॉक कर सकते हैं आप उसे। तो अपने कार्ड्स की लिमिट भी जरूर सेट करके रखिए। एंड विद दिस आई थिंक आई हैव इन्फॉर्म्ड, आई हैव अवेयर्ड आपको साक्षर करने की कोशिश एक जो थी हमारी अवेयरनेस प्रोग्राम की। आई थिंक आई हैव डन माई जॉब डिसेंटली। Thank you एब्सोल्युटली so मैम। much, ma'am. It was really a wonderful and a patient interaction. We really enjoyed thoroughly. And yes, Amit. यस मैम, आई थिंक इससे हमारे व्यूअर्स को भी बहुत अवेयरनेस मिलेगी एंड एवरीवन विल बी अवेयर एंड होपफुली फ्रॉड्स एंड फ्रॉस्टर से हम बच पाएंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। Thank you so much for being with me and listening patiently because it was definitely a very long session. So, just for our listeners, you were listening to an interaction with Reserve Bank official on banking ombudsman. If you have any further queries, please feel free to get in touch with our helpline team, and you can raise your concerns and queries. And if you need any help in registering the complaints on CMS portal, you can call the helpline team for any guidance. Thank you. We'll be signing off for the day.